एपिसोड 37 की शुरुआत होती है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि एनसीएन वाली गॉड की दुनिया से बाहर निकल आता है। अब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, तो इस वीडियो का कुछ भाग मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल्स में, तो आगे बढ़ते हैं। अब बांगलिंग चलता है तो इसमें से जो बुड्ढा था ना, मतलब कि लड़का था ना, उससे पूछने लगता है कि वो लोग कौन है जो यहाँ से पहले अंदर गए थे। अब जैसे ही बांगलिंग पूछता है ना, तो ये बंदा चलता है तो बांगलिंग को बताने लगता है कि आज से 200 सालों पहले जो इस पोर्टल के अंदर गए थे ना, उनका नाम एनसीएन गॉड, हंच मैन, डुआन मोजी, डेविल लॉर्ड, मतलब कि एक तरह से सबके नाम ले देता है जो भी एनसीएन गॉड की दुनिया में हमारे बांगलिंग के साथ गए थे। अब इतने में बांगलिंग जैसे इस बंदे की ओर दिखता है ना, तो बांगलिंग अनुभव कर लेता है कि ये बंदा पॉइजन का उपयोग कर लेता है। बांगलिंग चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि क्या तुम हंच मैन को जानते हो। अब जैसे ही ये बंदा हमारे बांगलिंग के मुंह से हंच मैन की बात सुनता है ना, तो ये बंदा कहने लगता है कि हाँ सीनियर, वो मेरे सेक्ट के एक एल्डर हैं। अब भाई साहब ये पॉइजन वाला बंदा था ना यहाँ पर, ये कुछ तो समझ जाता है कि शायद अब ये बंदा मुझसे नहीं छोड़ने वाला। इसे अनुभव लग जाता है कि शायद मेरे जो एल्डर है ना, उससे इस बंदे की कोई दुश्मनी है, मतलब कि बांगलिंग की कोई दुश्मनी है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइजन वाला बंदा चलता है तो अपने बैग से एक ट्रेजर निकालता है और उसे बांगलिंग की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग इस बंदे को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखता है ना, तो बांगलिंग अपनी पॉइजन वाली शॉट को बाहर निकालता है और ये सामने वाले बंदे ने जो अटैक किया था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपने पहले पपेट को निकालता है जिसका नाम जू ली गो था, उसे निकालता है और जो बंदा बोला जाए तो पॉइजन वाला बंदा यहाँ से भाग रहा था ना, उसके पीछे लगा देता है। अब जैसे ही पहला पपेट इस बंदे के पीछे लगता है ना, तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि बेटा, तुम्हारे पापा जू ली गो तुम्हें खाने के लिए आ रहे हैं और तुम ऐसे भाग रहे हो। और भाई साहब हमारा बांगलिंग का पहला पपेट कहता ही है और पलक झपकती इस बंदे को, मतलब कि इस बंदे की आत्मा को खा जाता है और इस बंदे का कोर निकाल कर अपने पास रख लेता है और बांगलिंग को दे देता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस बंदे का बोला जाए तो इस पॉइजन वाले बंदे के कोर को देखता है ना, तो बांगलिंग चलता है तो इस कोर को ऐसे ही निकल जाता है। बांगलिंग अनुभव करता है कि उसकी शक्तियां थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं इस कोर को खाने के बाद। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस पॉइजन वाले बंदे को निपटा देता है ना, तो उसकी नजर यूनफे पर पड़ती है, बोला जाए तो इस लड़की पर पड़ती है। लड़की भी समझ जाती है, लड़की चलती है, बोला जाए तो यूनफे चलती है तो तुरंत हमारे बांगलिंग के सामने झुक जाती है कि जूनियर यूनफे आपको प्रणाम करती है। अब भाई साहब यूनफे कहती है, तभी बांगलिंग चलता है तो यूनफे से पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस पॉइजन वाले बंदे को मार दिया है, तुम इसका हिसाब मुझसे कैसे करोगी। यूनफे भी समझ जाती है कि बांगलिंग क्या कहना चाहता है। यूनफे चलती है तो तुरंत उस पर जितनी भी कीमती ट्रेजर थे ना, वो सारे के सारे बांगलिंग को देने लगती है। लेकिन बांगलिंग के चेहरे को देखकर यूनफे यहाँ पर एक बार और समझ जाती है कि शायद ये ट्रेजर काफी नहीं है बांगलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए यहाँ पर यूनफे चलती है तो वो बांगलिंग से कहने लगती है कि मुझे सी ऑफ डेविल्स की सारी जानकारी है, तुम्हें कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है, इसके बारे में मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अब जैसे ही बांगलिंग इस लड़की की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि लड़की क्या कहना चाहती है कि अगर उसे सी ऑफ डेविल्स में एकदम शांति से घूमना है ना, तो इस लड़की को रखना ही पड़ेगा। बांगलिंग चलता है तो सबसे नजदीकी शहर का स्थान पूछ लेता है कि सबसे नजदीकी शहर कौन सा है। यूनफे चलती है तो सारी जानकारी बता देती है कि सी ऑफ डेविल्स में अभी हम जिस जगह पर है ना, वहाँ का सबसे नजदीकी शहर कीलिंग सिटी है। बांगलिंग चलता है तो इस लड़की के साथ कीलिंग सिटी की ओर आगे जाने लगता है। अब रास्ते में जाते जाते हमारे बांगलिंग को 4 दिन गुजर जाते हैं और इन 4 दिनों में बांगलिंग सोचता जाता है कि अब वो पहले से कितना ज्यादा रूद्रलेस बन गया है। पहले वो किसी को मारने से 10 बार सोचता था, लेकिन अब इस दुनिया के लोगों ने उसे इतना क्रूअल बना दिया है कि सामने वाले बंदे को मारने से पहले बांगलिंग एक बार भी नहीं सोचता। बांगलिंग चलता है तो कुछ बातें याद करने लगता है कि सबसे पहले उसे उस बंदे से बदला लेना है जिस बंदे ने मेरे मॉम डैड को मारा था, मतलब कि 3-4 बंदों को मारने की हमारा बांगलिंग सोचता है। ठीक है, अब फाइनली बांगलिंग और यूनफे चौथे दिन वहाँ पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर मतलब कि एक सिटी में पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही यूनफे बांगलिंग को सिटी की गेट के पास लाती है ना, तो सब कुछ बताने लगते हैं कि यहाँ पर हमें टैक्स वगैरह जमा करना पड़ेगा, तभी हम इस सिटी के अंदर जा सकते हैं। यूनफे चलती है तो सारे टैक्स जमा कर इस सिटी के अंदर ले जाती है हमारे बांगलिंग को। अब इसके बाद यूनफे चलती है तो बांगलिंग को अपने घर पर ले जाती है। अब जैसे ही बांगलिंग यूनफे का घर देखता है ना, तो वो देखता है कि यूनफे के घर में 3 रूम है। बांगलिंग चलता है तो इस घर को 2 हिस्सों में बांट देता है और यूनफे से कह देता है कि तुम इस साइड रहोगी, मैं इस साइड रहूंगा। अब बांगलिंग रूम में जा ही रहा होता है, मतलब कि अपना कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए। इतने में वो दोबारा से यूनफे की ओर देखता है और यूनफे को एक चेतावनी देता है कि देखो, मैं सिर्फ कुछ दिन ही सी ऑफ डेविल्स में रहूंगा, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और जाने से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर जो सील चढ़ाई है ना, उसे भी हटा कर जाऊंगा। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पर किसी को भी पता चला कि मैं ब्रोकन स्टार से भाग
बाहर निकल कर आया हूँ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। अब जैसे ही यूनफे यहाँ पर बांगलिंग की बात सुनती है तो वो भी समझ जाती है। हमारा बांगलिंग चलता है तो इस रूम में चला जाता है। हालांकि जाने से पहले हमारा बांगलिंग एकदम सीक्रेट तरीके से सेकंड वाले डेविल को निकालता है, बोले जाए तो पपेट को निकालता है और यहाँ पर यूनफे के पीछे लगा देता है, ताकि अगर यूनफे किसी को बताने की कोशिश करे ना तो सेकंड वाला पपेट उसे तुरंत निपटा दे। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो रूम में आ जाता है और रूम में आने के बाद अपनी ट्रेनिंग वगैरह करने लगता है। अब पलक झपकती 50 दिन गुजर जाते हैं और इन 50 दिनों में बांगलिंग ने जो एंशियन एम्परर का बैग था ना उसे भी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि एंशियन एम्परर शायद अभी जिंदा है, इसलिए वो फिलहाल के लिए उसके बैग को नहीं खोल सकता। इसके बाद हमारे बांगलिंग ने जो 10 बंदों के अस्त्र शस्त्र लिए थे ना उन्हें भी अपना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बांगलिंग जितना भी ट्राई करे वो अस्त्र शस्त्र बांगलिंग की कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे। हालांकि बांगलिंग इन सारे अस्त्रों में से एक अस्त्र पर फोकस करता है जो कि किसी कांच के जैसा था और फाइनली बांगलिंग 50 दिन के बाद इस मिरर को अपना बना लेता है, मतलब कि ये मिरर अब बांगलिंग की बात मानेगा। अब इसके बाद बांगलिंग पोर्टलों का भी इस्तेमाल करना सीखने लगता है ताकि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से ट्रेवल कर सके। हालांकि बांगलिंग को एक पोर्टल ओपन करने में सीखने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन बांगलिंग के पास वो चीजें नहीं थी। अब इतने में हमें यूनफे को बताया जाता है जो कि 50 दिनों से लगातार बांगलिंग ने इसके ऊपर जो सील चढ़ाई थी ना उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूनफे जितना भी कोशिश करे बांगलिंग की सील पर थोड़े से भी क्रैक नहीं आ रहे थे। हालांकि यूनफे चलती है तो बाहर जाकर थोड़ी बहुत जानकारी लेती है, लोगों से अपनी सील को हटाने की कहती है, लेकिन इसमें कोई भी बंदा इसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि जो बांगलिंग ने सील चढ़ाई थी ना वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, इसलिए इसके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं थी कि ये सील को कैसे चढ़ाया जाता है और कैसे उतारा जाता है। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है जिसे कुछ चीजों की आवश्यकता थी, इसलिए एक नीलामी हॉल में जाता है। बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखता है और उसे जो भी जरूरत का सामान था ना सारी की सारी चीजों को खरीद कर वापस आ जाता है और दोबारा से जो भी अपना था ना फॉर्मेशन बनाना सीखना वो करने लगता है। अब इतने में हमें दोबारा से यूनफे को बताया जाता है जो कि अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मेरी इस सील को कैसे उतारा जाए। यूनफे चलती है तो एक फर्नेस उठाती है, बोला जाए तो एक जिसमें अपन गोली बनाती है ना वो कढ़ाई उठाती है और इस घर से बाहर जाने लगती है। हालांकि घर से बाहर जाने से पहले एक कहकर जाती है कि सीनियर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, और यह कहकर यूनफे चलती है तो यहाँ से चली जाती है एक फर्नेस को साथ लेकर। हालांकि यूनफे इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे हमारे बांगलिंग का सेकंड पपेट पीछा कर रहा है। हालांकि इस बार जब यूनफे जा रही थी ना तो बांगलिंग को भी यूनफे के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि बांगलिंग इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि यूनफे जो चीज अपने हाथ में ले जा रही है ना उसमें क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनफे को बताया जाता है जो कि एक बंदे के पास आ गई है। अब जैसे यूनफे यहाँ पर आती है ना तो इस बंदे से कहने लगती है कि क्या तुम मेरी सील हटा सकते हो। ये बंदा चलता है तो ये भी अपना हाँ में सिर हिला देता है कि हाँ मेरे टीचर तुम्हारी ये सील को हटा सकते हैं। अब यह कहती है बंदा चलता है तो यूनफे को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है और यूनफे को यहाँ पर छोड़ने के बाद ये आदमी यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें यूनफे को बताया जाता है जिसके सामने एक अजीब सा क्रेचर था, बोला जाए तो एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला क्रेचर था। यूनफे चलती है तो इस क्रेचर से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरी ये सील हटा सकते हो। अब जब एक क्रेचर यूनफे की बात सुनता है ना तो एक इंसानी रूप में आ जाता है और यूनफे से बात करने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारी इस सील को हटा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे उस इंसान का नाम और पता चाहिए जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर इस सील चढ़ाई है। अब जैसे यूनफे सामने वाले बंदे की बात सुनती है जो अभी हाल ड्रैगन से बदलकर इंसान के रूप में आया है तो ऐसा कहने लगती है कि नहीं सीनियर मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर यूनफे की बात सुनता है ना तो ये मना कर देता है कि ठीक है अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मैं भी तुम्हारी सील को अनलॉक नहीं कर सकता। यूनफे चलती है तो ऐसा कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हें उस बंदे का नाम बता दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी सील को रिमूव करना होगा जो मेरे ऊपर चढ़ी है। अब जैसे यहाँ पर यूनफे की बात ये बंदा सुनता है ना तो ये अपना हाँ में सिर हिला देता है। अब इसके बाद ये बंदा चलता है तो कुछ सील बदलता है और एक ट्रेजर निकालता है, उस पर अपना ब्लड इस्तेमाल करता है और यूनफे के ऊपर से इस सील हटाने लगता है। अब भाई साहब यूनफे के ऊपर ये सील हटा ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक क्रेचर प्रकट होता है और वो पलक झपकती ही यूनफे की जो आत्मा थी ना उसे खा जाता है और यूनफे की बॉडी से उसका कोड निकालकर अपने पास रख लेता है और यूनफे के शरीर था ना उसको भी स्टोर कर लेता है। और भाई साहब जब ये सामने वाला बंदा जो कि यूनफे के ऊपर से हमारे बांगलिंग की सील हटाने वाला था जब इतनी तेजी से इस सामने वाली लड़की बोला जाए तो यूनफे को मारता हुआ देखता है ना और सामने वाले क्रेचर को यूनफे को मारता हुआ देखता है ना तो ये थोड़ा डर जाता है। वो समझने
नहीं पाता है कि सामने जो क्रीचर आया है वो कौन सा क्रीचर है। अब यहाँ पर एक क्रीचर चलता है और हाँ ये बॉन्गलिंग का सेकंड वाला पपेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉन्गलिंग का सेकंड वाला पपेट चलता है तो यहाँ से जाने लगता है। अब जब ये बंदा हमारे बॉन्गलिंग के पपेट को यहाँ से जाता हुआ देखता है ना, अजीब से क्रीचर को यहाँ से जाते हुआ देखता है ना, तो ये सामने वाला बंदा चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाकर हमारे बॉन्गलिंग का जो पपेट था ना सेकंड वाला, उसे घेरने लगता है, बोला जाए तो पकड़ने लगता है। अब जैसे ही बॉन्गलिंग का पपेट देखता है कि ये घुसड़ बुड्ढा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो बॉन्गलिंग का पपेट चलता है तो सबसे पहले अपने आप को 2 हिस्सों में बांटता है, उसके बाद 4 हिस्सों, 8 हिस्सों, 16 हिस्सों, मतलब कि 100 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ये सामने वाला बुड्ढा जो हमारे बॉन्गलिंग के पपेट को पकड़ने वाला था, उससे हमारे बॉन्गलिंग का पपेट भागने लगता है। लेकिन इतने में बुड्ढा चलता है तो हमारे बॉन्गलिंग के पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। बॉन्गलिंग का पपेट चलता है तो इस अटैक को डॉज कर एक सोल अटैक इस बुड्ढे के ऊपर ही कर देता है। और भाई साहब जब ये बुड्ढा इस पपेट को, बोला जाए तो इस अजीब से क्रीचर को अपने ऊपर इस प्रकार से हमला करते हुए दिखता है ना, तो ये डर जाता है। ये समझ जाता है कि ये क्रीचर बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि कोई भी क्रीचर सोल अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये क्रीचर सोल अटैक कर रहा है। इसका मतलब इस क्रीचर का जो मास्टर होगा ना, वो भी बहुत ही ज्यादा खास होगा। अब ये बुड्ढा चलता है तो हमारे बॉन्गलिंग के सेकंड वाले पपेट के अटैक को आता हुआ देखकर कुछ निकालता है, एक ट्रेजर निकालता है और बॉन्गलिंग के पपेट का जो अटैक था ना, उसे डिजोल्व कर देता है, बोला जाए तो खत्म कर देता है। हालांकि अब यहाँ पर ये बंदा जिसका नाम क्यू शिपिंग था ना, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि मुझे ये बीस्ट चाहिए ही चाहिए। अब भाई साहब ये बंदा ये कहता ही है, तभी एक दूर से आवाज आती है कि क्या सच में तुम इस बीस्ट को लेना चाहोगे। और भाई साहब यह कहती, मतलब की आवाज गूंजती है, तभी क्यू शिपिंग था ना, ये बंदा था ना, एक दिशा की ओर देखने लगता है। उधर से उसे एक बहुत ही तेजी से बंदा आता हुआ दिखता है, जो कि पलक झपकते इसके सामने आ गया था। अब भाई साहब जैसे हमारे यहाँ पर बॉन्गलिंग आता है ना, तो ये सेकंड वाला पपेट था ना, ये तुरंत हमारे बॉन्गलिंग के पीछे आ जाता है। अब इतने में हमारे बॉन्गलिंग को बताया जाता है, जो कि एकदम मस्त स्टाइल में, जिसके बाल सफेद कलर के उड़ रहे थे और एकदम काले कलर के कपड़े पहना हुआ था। अब जैसे ये बंदा जो अभी हाल हमारे बॉन्गलिंग के सेकंड वाले पपेट से लड़ता है, ये बॉन्गलिंग को दिखता है ना, तो ये बॉन्गलिंग को दिखते ही समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। लेकिन वो समझ जाता है कि ये बंदा भी मेरे लेवल के बराबरी है। लेकिन यहाँ पर क्यू शिपिंग, बोला जाए तो इस बंदे को हमारे बॉन्गलिंग से एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि जो हमारे बॉन्गलिंग की आंखें थी ना, उसमें अजीब सा क्रूगर, मतलब की रुद्रता थी, इसलिए यहाँ पर ये बंदा हमारे बॉन्गलिंग से डर रहा था। अब इतने में बॉन्गलिंग चलता है तो यहाँ पर सामने वाले बंदे से कहने लगता है, क्यू शिपिंग से कहने लगता है कि तुम मेरे इस पपेट को लेना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, आओ और आकर इस पपेट को ले लो। अब भाई साहब जैसे ही क्यू शिपिंग यहाँ पर हमारे बॉन्गलिंग की बात सुनता है ना, तो ये हैरान हो जाता है, साथ ही साथ थोड़ा डर भी जाता है कि ये सामने वाला बंदा जो कि मेरी लेवल पर है और जो मुझे इस तरीके से धमकी दे रहा है, ये सामने वाला बंदा चलता है, क्यू शिपिंग चलता है तो हमारे बॉन्गलिंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा बॉन्गलिंग क्यू शिपिंग, बोला जाए तो सामने वाले बंदे को अटैक करता हुआ देखता है ना, तो बॉन्गलिंग चलता है तो अपने चीर्म रियल्म को एक्टिवेट कर, मतलब कि यहाँ पर सब एक शब्द बोलता है कि हकाई, डिस्ट्रॉय। और भाई साहब हमारे बॉन्गलिंग की यह कहती ही हमारे बॉन्गलिंग के माथे से एक लाल कलर की लाइट निकलती है और तेजी से इस बंदे की ओर आगे जाने लगती है। अब जैसे ही क्यू शिपिंग, बोला जाए तो ये बंदा इस रेड कलर की लाइट को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 8 बवंडर बनाता है, लेकिन हमारे बॉन्गलिंग का चीर्म रियल्म इस बवंडर को चीरते हुए आगे जाने लगता है। ये बंदा चलता है तो हमारे बॉन्गलिंग के चीर्म रियल्म को रोकने के लिए एक ड्रम था उसे बजाता है और उससे सोनिक अटैक हमारे बॉन्गलिंग के चीर्म रियल्म पर करता है। लेकिन बॉन्गलिंग का चीर्म रियल्म चलता है तो इस सोनिक अटैक को भी चीरती हुई इस बंदे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ये बंदा चलता है तो फाइनली एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और इससे हमारे बॉन्गलिंग का अटैक को रोकने लगता है। लेकिन हमारे बॉन्गलिंग के चीर्म रियल्म वाला अटैक चलता है तो इस लकड़ी के टुकड़े को भी तोड़ते हुए सीधा इससे टकरा जाता है, बोला जाए तो क्यू शिपिंग से टकरा जाता है। अब जैसे ही हमारे बॉन्गलिंग का चीर्म रियल्म वाला अटैक क्यू शिपिंग से टकराता है ना, तो ये ब्लड की उल्टियां करने लगता है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। यहाँ पर क्यू शिपिंग चलता है तो भागने लगता है। अब इतने में हमारे बॉन्गलिंग को बताया जाता है, जो कि हैरान हो जाता है कि ये बंदा मेरे चीर्म रियल्म से मरा कैसे नहीं। लेकिन अब इसके बारे में आगे बताऊंगा कि भाई क्यों नहीं मरा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।